नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और बातचीत तो आज कोरोना पे ही होगी, लेकिन बहुत कुछ जो अपने देश में इस समय वैक्सीनेशन को लेकर के या ट्रीटमेंट को लेकर के चल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। कैसे इससे निपटा जाए, अभी इसका कोई पक्का फार्मूला या पक्का सिरा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन बहुत स्लो है और जो नंबर्स थोड़े बहुत कम दिख रहे हैं वो लॉकडाउन की वजह से दिख रहे हैं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पे बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। ब्रिटेन का उदाहरण देता हूं कि 17 मई से वो तमाम अपनी सारी चीज़ें खोल रहे हैं, वो दुकानें खोल रहे हैं, लोगों के मिलने जुलने पे पाबंदी हट जाएगी, लोग ट्रैवल कर सकते हैं, स्पा जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं। उन्होंने भी सेकेंड वेव को झेला है, लेकिन वो इसको अचीव कर पाए हैं। तो क्या फार्मूला था, कैसे अचीव किया? यूएस में भी आप देखिए, वहाँ पे वैक्सीनेशन डबल डोज 34% से ऊपर निकल गई, सिंगल डोज 54% से ऊपर निकल गई। तो बहुत तेज़ी से वहाँ काम हुआ और वो भी उस दौर से गुजरने के बाद, एक मैनेजमेंट करने के बाद इस समय बेटर पोजीशन्ड है। जबकि भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा इस समय समस्या है। तो आज के शो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमसे कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, हमसे कहाँ चूक हो रही है और हमारी पॉलिसी में फ्लॉज क्या है, और दूसरे देशों में इसको कैसे निपटा गया। क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? क्या उनकी कोई ऐसी तरकीब है जिसको हम बड़ी आसानी से यहाँ लागू कर सकते हैं? इस चीज़ को जानने समझने के लिए आज हमने अपने पैनल में दो देशों से, अमेरिका से और ब्रिटेन से, दो डॉक्टर्स को बुलाया है। डॉक्टर रवि गोडसे को आप जानते होंगे, अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पे तमाम जगहों पे बातचीत करते रहते हैं। पेंसिल्वेनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि गोडसे, जो वहाँ पे एक हॉस्पिटल में है, डायरेक्टर है और बहुत सारी मेडिकल एक्टिविटीज़ और ख़ासतौर पे कोरोना से लड़ने में उन्होंने बहुत काम किया है। इसके साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर अशोक जैनर, ये यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रिटेन से। और डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारे काम किए हैं और यूके इस समय बिल्कुल ताज़ा खबरों में है कि एकदम 17 मई से सब कुछ ओपन हो रहा है, तो समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर नरेश त्रेहन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन हैं, भारत के बड़े जाने माने डॉक्टर्स हैं, और इनसे भी बातचीत होगी। लेकिन डॉक्टर गोडसे, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ यहाँ पे। इस शो में हम जैसा कि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमसे गलतियां हो रही हैं और कैसे दूसरे देशों में, खासतौर पे अमेरिका में और ब्रिटेन में कैसे मैनेज किया गया। तो सिलसिलेवार इसको रखेंगे। पहले तो एक ओवरऑल आप बताइए कि हमसे क्या गलती हो रही है और इसको आप अपने एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं। डॉक्टर रवि। वैसे इसमें ना एक पुरानी मूवी में गाना था, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। ये हम और तुम कुछ नहीं है, ये पूरी ह्यूमन रेस एक तरफ है और कोरोना दूसरी तरफ है। और वैसा अमेरिका में जो काफी साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो सब भारतीय मूल के लोग ही है कमिटी पे। इंग्लैंड में भी वैसा ही है। तो और हमको कोई नैतिक हक नहीं पहुंचता कि भारत को नसीहत दे दे कि आप ये ऐसा करो वैसा करो। हमारा भी काफी गड़बड़ी हुई थी, 4-4 हजार लोग मर गए थे, लेकिन अमेरिका ने उससे अच्छी तरह से रास्ता निकाला और वो भारत अभी कर सकता है। अभी जो जो ध्यान देना है, सिर्फ भवितव्य पे ध्यान देना है। पुरानी बातें जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसमें सिर्फ इतना सीखना चाहिए कि जो गलती, शायद गलती नहीं कहूंगा, जो स्टेप शायद दिसंबर में नहीं उठाए वो आज उठा सकते हैं। अभी मैं इंग्लैंड का एग्जांपल देता हूँ। फाइजर वैक्सीन अमेरिका की है, mRNA, और इंग्लैंड की वैक्सीन है कोविशील्ड, मतलब जो इंग्लैंड ने बनाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसको इंडिया में कोविशील्ड कहते हैं। तो नाम बोले तो इंग्लैंड, और इंग्लैंड की वैक्सीन, अमेरिका की वैक्सीन। लेकिन अमेरिका की वैक्सीन को, फाइजर वैक्सीन को दुनिया में सबसे पहले अनुमति दी थी ब्रिटेन ने 2 दिसंबर को। और हम लोग, मेरा परेशानी थी कि इस आत्मविश्वास से कि हम ड्राई आइस नहीं बना सकते। अरे जो समाज जीडीपी 5 नंबर की है दुनिया में और जो चांद से मंगल पे जाने की बात कर रहा है, वो 2 कौड़ी का ड्राई आइस नहीं बना सकता। वो इतना हमारे पास ड्राई आइस बनेगा ही नहीं। तो फिर अगर इंडिया दिसंबर में ही फाइजर और मॉडर्ना को अप्रूवल दे देता, वो टाइम पे तो डोज नहीं थे, लेकिन प्राइवेटाइज करने के बाद, जुगाड़ करने के बाद वो डोज ला सकते थे। तो मैं भूल तो ऐसे कहूंगा नहीं। और हम जैसा गवर्नमेंट को की आलोचना करते हैं, तब कभी कभी उनकी पीठ भी थपथपानी चाहिए कि भारत के मुल्क, दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं कि जो अभी सपने में भी वैक्सीन नहीं दे सकते, और भारत ने एक खुद की वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन, होल वायरियन वैक्सीन, जो शायद म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी चले, शायद पूरी दुनिया की हेल्प कर दे। ये कोवैक्सीन में भी ऐसा अभी आया नहीं है कुछ डेटा, पीयर रिव्यू, लेकिन शायद पूरे दुनिया की मदद कर सकती है।
तो जो अब तक काम किया है उसके लिए मैं कहूंगा शाबाश इंडिया। लेकिन और तेजी से कर सकते हैं, और क्विकली कैसा कर सकते हैं, जो सारे फॉरेन वैक्सीन है उनको एट रिस्क अनुमति देनी चाहिए। आज हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है, स्टेट्स में जो उनके वैक्सीन के डोसेस अलॉट हुए हैं उनको नहीं चाहिए अभी, स्टेट्स कह रहे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ओनली 9%, 9% डोसेस ले रहे हैं जो उनको अलर्ट हुए हैं। डोसेस तो काफी पड़े हैं अभी mRNA वैक्सीन के, 12 टू 15, 15 टू 12 टू 15 लोगों का अभी वैक्सीनेशन चालू होगा एक दो दिन में। तो डोसेस काफी है। अगर इंडिया फुर्ती दिखाता है और दुनिया से पहले ये लाता है, जॉनसन एंड जॉनसन को डेनमार्क ने बंदी कर दी है, अगर डेनमार्क ने कर दी तो उसके पीछे ये आएगा जर्मनी, उसके बाद में पूरा यूरोपियन यूनियन आएगा, बाद में बाकी के देश। जॉनसन एंड जॉनसन अच्छी वैक्सीन है, सिंगल डोज वैक्सीन है। जो थोड़े फार क्लॉटिंग के प्रॉब्लम हुए थे वो सिर्फ लड़कियों में हुए थे, तो शायद मर्दों को दे दे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो माल यूएस या यूके में नहीं चाहिए या यूरोप में वो भारत में लाइए, वो माल अच्छा है, वो लोग ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे इसलिए उनको डॉक्टर नहीं गोडसे, चाहिए। क्या डॉक्टर गोडसे, क्या अप्रूवल देने के पीछे ब्यूरोक्रेसी लगती है आपको, बाबूगिरी की दिक्कत है, या आपको ये हिकअप हो सकता है कि एशियन रेस में खासतौर पे भारत में हमने उसका ट्रायल नहीं किया तो हम उसको कैसे मंजूरी दें, ये कुछ रीजन होंगे? मैं भारतीय मूल का आदमी हूँ पूरी तरह से, मैं पार्किंग भी भारतीय की तरह करता हूँ। मैं ये देखा जाए वन वे से उल्टा गया, किधर भी पार्किंग, कुछ भी फुल टू इंडिया। ओके, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने दिसंबर में वैक्सीन ली है। हम गवर्नमेंट से भीख मांग रहे थे, हम जैसे लोग अपना खुद का सबसेट बना के देंगे आपको, 2 घंटे में दे देंगे। तो देखो अभी तो समय वो कहते हैं ना, चिंतनीया ही विपदाम आपदेव प्रतिक्रियाम न कूप खननम युक्ते प्रदीप्ते वन्निना गृहे। जब घर जल रहा हो तो कुआं कैसे खोदेंगे? अगर भारतीय मूल के लोगों में टेस्टिंग नहीं भी होता तो भी इस वैक्सीन को अनुमति देनी चाहिए थी। यहाँ तो भारतीय मूल के लाखों लोग ले चुके हैं ये वैक्सीन, फाइजर और मॉडर्ना। हम लोगों का स्टडी सबसेट बना के 10 मिनट में हो सकता है। अभी यूके में एक मिक्स एंड मैच ट्रायल चल रहा है, क्योंकि यंग लोगों में अभी वो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड नहीं दे रहे, तो मिक्स एंड मैच में एक डोज कोविशील्ड का और दूसरा फाइजर का 1200 लोग का स्टडी चालू है। उनमें भी कई लोग एशियन हो गए, तो उनका सबसेट आज बना सकते हैं। मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट 3 महीना बैठेगा और बाद में कहेगा इंडियन स्टडीज लाओ। जो काम किया है ठीक किया है, अभी बाबूगिरी बहुत हो गई, ये आधार कार्ड वो कार्ड ये चेक करो, ट्रू कॉपी छोड़ दो। हम 21वीं सदी में आ गए हैं, जो वैक्सीन पकड़ ली दे दो। वैक्सीनेशन एक ही मार्ग है। देखो कोविड चाचा है ना, आपको कोविड चाचा से अभी मिलना, मुलाकात तय है आपकी। आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पे आपको कोविड चाचा मिलेंगे डिसीज की तरफ, दूसरे रास्ते पे वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन से ही मिलना है कोविड चाचा को अभी। तो सब बाबूगिरी बंद करो, सब वैक्सीन को आज इंडिया में अभी लाओ और प्राइवेटाइज करो। अभी लाओ, प्राइवेटाइज करो, और वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू डील विद द कोरोना। डॉक्टर अशोक, यूके ने बहुत मुश्किल दौर देखा, बड़ी परेशानी वहां पे हुई, लेकिन अब कंट्रोल हो गया है। जो अब खबरें आ रही कि आप लोग बिल्कुल ओपन अप करने की तैयारी कर रहे हैं, 17 मई सब कुछ, आप लोगों ने कैसे इसको डील किया? देखिए, यूके को हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। यूके का R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, रिसर्च डेवलपमेंट में। उसके साथ साथ यूके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंटायरली डिफरेंट है। हमारे यहाँ 90% NHS है, गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट का हेल्थ स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्डाइज्ड है। और हमारा जियोग्राफिकली हमारा ऐसा नहीं है कि 70% लोग विलेज में रहते हो, रूरल सेक्टर में रहते हो। तो यूके को शुरू से काफ़ी एडवांटेज है। 80% 90% हेल्थ स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट सर्विस है, और R&D में मैसिव इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ पहले से ही सितंबर से हमने सेकंड वेव की तैयारी शुरू कर दी थी। लॉकडाउन में कोई देरी नहीं की यहाँ पे। साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ वार एंड फुटिंग लेवल पे चला। इसको हम अगर कंपेयर करें इंडिया से, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। जहाँ तक बात है कि हमको पहले वैक्सीन की अप्रूवल दे देनी चाहिए थी फाइजर वाली, फाइजर की वैक्सीन की अप्रूवल इंडिया के लिए सूटेबल नहीं लग रही थी शुरू में, हमको भी नहीं लग रही थी, क्योंकि -70 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करना
और 50-50 मील दूर जाके गाँवों में देना वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक था कि शहरों के लिए हम उसको अप्रूव कर सकते थे, जहाँ पे हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि उसको मेंटेन कर लेते। हमारा अपना मैन्युफैक्चर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा है वैक्सीन का, तो इनिशियली हमको लग रहा था कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोप कर लेंगे, और हमारा जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्मूथली जा रहा था। लेकिन ये अचानक जो सेकंड वेव इस तरह से आई कि तूफान का रूप ले लिया और इसने सारा अटेंशन डिसरप्ट कर दिया हमारा। इस तरह से हम हाइंडसाइड देखते हैं तो क्रिटिसाइज करने लगते हैं, लेकिन हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू में अप्रिशिएबल था, बहुत अच्छा था, और वो अगर ऐसे ही चलता रहता तो हम लोग इतना पीछे थे जितना अब लग रहा है हम पीछे हैं। साथ साथ में ये है कि वैक्सीन, लेकिन डॉक्टर अशोक यही तो गड़बड़ हुई ना कि शुरुआत में हम इसको एज्यूम नहीं कर पाए, हमें लगा ठीक ठाक चल रहा है, और सेकेंड वेव इतनी तेजी से है कि हम उसको फेस नहीं कर पाए, अनप्रिपेयर्ड थे, यानी जो दूरदर्शिता दिखानी चाहिए थी वो शायद हम नहीं दिखा पाए। डॉक्टर रवि, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हो? -18 डिग्री या 20 डिग्री पे जो उसको एक इश्यू था लॉजिस्टिक, नहीं, -70 डिग्री बहुत ही ठंडा है। लेकिन फाइजर ने अभी कहा है कि 2 हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में रह सकता है। मॉडर्ना का तो पहले से 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रह सकता है। मैं क्या कह रहा था कि अगर ड्राई आइस तो अमेरिका में 1 घंटे में बनाते हैं, तो मैंने कहा था फर्स्ट दिन पे दिसंबर 3-4 को अनुमति दे दो, सहार और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो प्लेन उतराओ, डीप फ्रीजर एक ही जगह पे बनाओ, 24 घंटा खुला रखो, उसकी कॉस्ट ज्यादा रखो, और जो लोग आके लेना चाहते हैं वहां ले दो। आपको देहातों में दौड़ने की जरूरी नहीं है। जो शहर के अमीर लोग हैं उनको फाइजर मॉडर्ना लेने दो, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ऐसा में कोई गरीब अमीर नहीं कह रहा है, लेकिन जितना लोगों का हो जाए उतना अच्छा है। और हर एक अमीर आदमी ने खरीदनी तो उसको बोलना 10 डोसेस आप दूसरे लोगों के लिए खरीदो। ऐसा जब सोच वही है ना, अभी इंडिया आज जॉनसन एंड जॉनसन अभी मुश्किल में है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन टीचर्स यूनियन को दिया था। यहाँ पे अमेरिका में टीचर्स यूनियन तो डेमोक्रेटिक पार्टी पे उनका बड़ा कंट्रोल है, तो वो अभी नाराज है। जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया में ला ली तो बेस्ट है, रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन है, सिंगल डोज है, एडिनोवायरस टेक्नोलॉजी है, जो क्लॉटिंग के प्रॉब्लम थोड़ी यंग फीमेल्स में होते हैं, मर्दों के लिए शायद किसी को भी अच्छी वैक्सीन है, सिंगल डोज, रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड वगैरह कुछ जरूरी नहीं, स्टेडियम पे 3 डोज खोलो, 3 गेट खोलो, जो भी आता है उसको एक वैक्सीन टीका लगा दो और छोड़ दो, कर दो, जल्दी से कर दो। क्योंकि जो लोगों को आज हम वैक्सीन तो एक तरीका ये आप जो सुझा रहे हैं कि जी मल्टीपल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखना चाहिए था, और इसमें अमीर गरीब या पैसे के से ज़्यादा इश्यू था कि मैक्सिमम लोगों को आप कर सके, जो लगा सके। अगर कोई खरीद के 2000 रुपए की लगा सकता है तो वो मॉडर्ना की लगवा लेता, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए तो कोवैक्स और कोविशील्ड लगी रही थी। डॉक्टर त्रेहन, दोनों लोगों से बात करके ऐसा समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, नंबर्स थोड़े कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तरीका सिर्फ एक है कि वैक्सीनेशन ही हमको बचा सकता है। लेकिन आपकी राय क्या है, क्या हमारा जो पूरा प्रोग्राम चला इसमें बड़ी चूक हुई है? क्योंकि फरवरी ऑनवर्ड्स लगभग चीजें गड़बड़ होती गई और अब बिल्कुल क्रम्बल सिचुएशन में दिख रही हैं। तो पहली बात तो आपने एक जो क्वेश्चन पूछा कि क्या वैक्सीन ही एक हमारे हाथ में हथियार है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन द लॉन्ग रन, ये सही बात है। पर जब तक हमारी सारी संख्या अगर जो अमेरिका से कंपेयर करेंगे वो 4 गुना है, अगर यूके से करेंगे तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, अमेरिका 20 टाइम है, 20 टाइम से भी ज्यादा है। तो हमारी संख्या जो है और हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वैक्सीन आए और जितनी तादाद में ला सकते हैं उसको लाना चाहिए, नो क्वेश्चन। और उसमें फिर ये भेदभाव नहीं करना है कि कौन, जिसको जो लग सकती है और लगवा सकता है वो लगवाए, हमें वो। और ये बात तो गवर्नमेंट ने चेंज भी कर दी है पॉलिसी कि अगर जो वो अप्रूव्ड है FDA अमेरिका का या यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी से वो अप्रूव्ड है वैक्सीन, तो हम उसको 3 दिन में 4 दिन में परमिशन दे देंगे। अब आप ये देखोगे कि फाइजर, जिसकी बात हो रही थी कि फाइजर के पास एक्सेस वैक्सीन हो सकती है,
वो फाइजर कहता है कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट इंडेमनिटी दे, कि अगर जो मेरे अगेंस्ट कोई केस होगा इंडिया में तो इंडियन गवर्नमेंट संभालेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसमें काफी चिंता है, क्योंकि अगर जो एक को दोगे तो सबको देनी चाहिए। तो ये उनकी अपनी अपनी जो तरकीबें हैं उससे ये थोड़ी मुश्किलात आ रही है। पर और वैक्सीन भी है। एक तो स्पुतनिक हमने कर दी, अप्रूव करी हुई है। अब हमें ये भी देखना है कि दुनिया में स्पुतनिक के कहां डोसेज अवेलेबल हैं, स्पुतनिक कितना हमें दे सकती है और कितना हम इंडिया में बना सकते हैं, क्योंकि 4-5 कंपनीज को ऑलरेडी लाइसेंस दे दिया गया है। तो आने वाले शॉर्ट टर्म में हमें 2 चीजों पे कंसंट्रेट करना है। एक कि इंडियन प्रोडक्शन ऐसी बढ़ा दें जितनी बढ़ सकती है, और जैसे अब वो मांग रहे थे असिस्टेंस अपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक वाले और भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक ग्रांट दे दी जाए या उनको लो इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया जाए एज एन एडवांस पेमेंट, कि वो अपनी रैंप अप कर ले। और गवर्नमेंट ने किया भी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट काफी प्रोएक्टिव है इस बात में कि आज के दिन हमें इंपोर्ट करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, एक्सेप्ट कंपनीज को भी ये समझना चाहिए कि जो इंडिया के रूल्स हैं उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ थोड़े बहुत रूल्स इधर रिलैक्स करने हो तो और भी हो सकते हैं, पर ये है कि इंडेमनिटी जो हम हर बार ये क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज करो, कोई भी नई चीज लाओगे इंडिया में, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लाओगे, वो इंडेमनिटी तो मांगते ही मांगते हैं, और उसको देना है कि नहीं देना ये इस पे चर्चा चल रही है। अब हमारे को दूसरा काम ये करना है कि जहां भी जैसी वैक्सीन अवेलेबल है, बिना भेदभाव के, अगर जो उसकी एफिकेसी प्रूव हो चुकी है, उसकी सेफ्टी अप्रूव हो चुकी है, और उसकी रेगुलेटरी जो रिलायबल कंट्रीज हैं जिनकी रेगुलेटरी ने अप्रूव किया है, उनको जरूर लाना चाहिए। और जिस तादाद में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, हम 30, 40, 50 नहीं 70, 80 लाख भी आज एक दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वैक्सीन अवेलेबल हो। अब ये तो वैक्सीन की बात हुई थोड़ी। ये डॉक्टर त्रेहन, मैं ये सवाल जानना चाहता हूं आपसे। आपने कहा इंडेमनिटी वाला एक इशू है जिस पे बातचीत हो रही है, क्या आपकी निजी राय क्या है कि इंडेमनिटी पे सरकार को अड़े रहना चाहिए या इसको रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि यूके में या यूएस में तो इतना लग चुकी है। आपकी राय क्या है निजी तौर पे? नहीं, देखो गवर्नमेंट अप्रूवल तो दे रही है, पर कोई बहुत कैटास्ट्रोफी हो जाए, जो वैक्सीन की क्वालिटी जो आ रही है बैच पे तकलीफ हो सकती है। अगर जो इंडेमनिटी तभी मिले, ब्लैंकेट इंडेमनिटी नहीं मिल सकती किसी को। अगर जो ये प्रूव हो गया कि आपकी गलती नहीं है तो इंडेमनिटी देनी चाहिए। बट ये हो कि मुझे ब्लैंकेट इंडेमनिटी मिल जाए, चाहे मेरा कसूर है कि नहीं है, अगर जो कसूर है तब भी मुझे माफी मिल जाए, वो तो ठीक नहीं है ना उचित। ये तो सोचने की बात है। अब दूसरी बात यह है, क्योंकि हमारे लोगों को किसी को तकलीफ होती है तो उसको कुछ तो राइट होना चाहिए। पर एक बात छोड़ो उसको, अब हमें ये देखना है कि आज के दिन थोड़ी डिसरप्शन हो गई है हमारी वैक्सीन प्रोग्राम में। उसकी बड़ी चिंता है हमें कि हम 30-40 लाख पर डे तक पहुंच गए थे, अब सडनली वो 15-20 लाख तक आ गया है, क्योंकि जो सिस्टम चेंज हुआ है डिमांड की वजह से कि ये जी पब्लिक अपने आप खरीदेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप खरीदेंगे, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक खरीदेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई। और जो कंपनीज हैं वो भी कंफ्यूज हैं और कुछ एडवांटेज भी ले रही हैं कि जहां से पैसा ज्यादा मिलेगा उसको दे दो। तो ये सिस्टम को फिर अलाइन करना है, ये गवर्नमेंट करे अगर तो ये ऑर्डर वापस आ जाए। ये जरूर है कि जो प्राइवेट की वैक्सीन की प्राइस रखी गई है वो तो हमें देनी चाहिए, पर उसकी सप्लाई चेन जो है उसको ऑर्डरली बनाना जरूरी है। नहीं तो क्या हो रहा है कि डिमांड सप्लाई में तो गैप है ही, डिमांड इज टू मच, सप्लाई इज लेस। जब ऐसे होता है और इकोनॉमिक थियरी से जी डॉक्टर त्रेहन, डिमांड सप्लाई में मैसिव गैप है। जी, डिमांड सप्लाई में बहुत गैप है। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर जो आप शो पे आया तो मुझे इंटरप्ट मत करिए, मैं 1 मिनट में खत्म करने वाला हूँ, पर इंटरप्ट मत करो मुझे, क्योंकि करिए बोलूं करिए प्लीज। समझो कि हमें ये बहुत हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर जो पब्लिक को आप पूरा एजुकेट नहीं करोगे तो क्या फायदा है शो का?
आप एक बात समझो कि एक मैं बता रहा हूं कि कहां वैक्सीन का प्रॉब्लम है और कहां मैं दूसरा जो हथियार हमारे हाथ में है जो और भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर जिस दिन हिंदुस्तान की जनता ये समझ जाए कि मास्क, डिस्टेंस और हैंड हाइजीन रखनी है, जब तक सारी वैक्सीन आए लग जाए तब तक हमें अपने आप को सेफ रखना है। ये सेकंड वेव बहुत भयंकर है, जितनी मृत्यु उससे हो रही है वो पहली वेव से नहीं हुई थी। कई युवा मर रहे हैं, इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता है कि मैं पब्लिक को ये बताऊं जी कि ये इसको लाइटली नहीं लेना है। ये जो नया चाहे म्यूटेशन है चाहे कुछ भी है, जो भी म्यूटेशन आया है ये खतरनाक है, इससे बचें क्योंकि सारी की सारी फैमिलीज को लपेट लिया है। जी डॉक्टर त्रेहन, बस ये मेरी वार्निंग है। डॉक्टर त्रेहन, आपकी बात से मैं एग्री होते हुए भी ये कहूंगा मैं कि कोई पॉलिसी ऐसी है जो किसी को समझ में आ रही है? कौन वैक्सीन खरीद रहा है, कहां से खरीद रहा है, किसको ऑर्डर दे रहा है, कौन किस पे अप्रूवल दे रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। भारत बायोटेक तो हमारी अपनी है ना, आईसीएमआर का पेटेंट है ना, वो क्यों नहीं 10 कंपनियों को देके बनवा ली गई? तो मेसअप तो गवर्नमेंट लेवल पे किया गया है। हम पब्लिक से जरूर अपील करते हैं कि मास्क लगाइए, हाथ धोइए, घर के अंदर रहिए, लेकिन जब इसका अंतिम उपाय वैक्सीन है तो ये सरकार को पहले करना चाहिए। 28 अप्रैल तक आप ऑर्डर दे रहे थे, बजट में 35,000 करोड़ का आपने एलोकेशन किया, तो ये प्री प्लानिंग नहीं दिख रही, इसलिए सवाल बार बार उठते हैं। डॉक्टर गोडसे आपको जोड़ना चाह रहे थे। हवा में घर बनाते तो शायद लोग देखते, दश्त में रहते थे पर तामीर की आदत भी थी। हम सिर्फ हवा में बात कर रहे, गोल गोल सही वही बात दोहरा रहे। वैक्सीन लेनी चाहिए, कुछ नहीं है। मेरे पास 3-4 आइडिया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ। ये 4 आइडिया ले लिए आज तो वैक्सीन के डोसेज 5 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। जो लोगों को कोविड हुआ है उनको बोलो 3 महीना रुक जाओ। जो लोगों ने कोविशील्ड का पहला डोज दिया है उनका दूसरा डोज 12 हफ्ते तक डिले करो, एफिकेसी भी बढ़ जाएगी, डोज भी बढ़ जाएंगे। कोविशील्ड का एक गलती से ट्रायल हुआ था यूके में, जब पहला डोज हाफ दिया था, वैसा हाफ डोज दिया तो सडनली डोसेस डबल हो जाएंगे यंग लोगों में। ये चीजें गवर्नमेंट आज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बात करे कुछ। और जो एक क्विकली कहूंगा, उनको इंटरप्ट तो न करूंगा। नेपोलियन कहता था, डोंट इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग एन मिस्टेक। यहाँ एनिमी कोई नहीं, हम सब लोग भाई भाई है, अब साथ में है। ये जो इंडेमिटी की बात हो रही है फाइजर, हम पूंजीवादी देशों में रहते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम इज द बेस्ट, प्राइवेट सिस्टम इज द बेस्ट। विराट कोहली अजिंक्य रहाणे से ज्यादा पैसे लेगा, वो न्याय है। जो अगर फाइजर की 91.4% है, आप सोचो ये कैसी सोच है। मैं एकदम परेशान हैरान हो चुका हूं मैं ये सोच से। फाइजर रिसर्च करे पूरा, करोड़ों डॉलर्स डाल दे, रिस्क वो ले ले, वैक्सीन नहीं चली तो वो रास्ते पे आएंगे, वो वैक्सीन बना दे, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करे, आपको सस्ते में दे दे, और अगर कुछ हो गया तो वो नुकसानी भी दे दे आपको। अरे ये कैसा चलेगा? ये कौन करेगा बिजनेस? ऐसा बिजनेस नहीं चलता भाई साहब। सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड में पेनिसिलिन के सिर्फ 20 डोसेज बचे से। वो लोग साइंटिस्ट भीख मांग रहे थे आर्मी से और गवर्नमेंट से, किसी के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। फिर वो प्राइवेट में गए, प्राइवेट लोग बोले हमको बेच सकते हैं इसको, ये अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है उसमें बेचना। तो प्राइवेट कंपनी ने 646 करोड़ डोज बना दिए पेनिसिलिन के। ये जो गम्शन है प्राइवेटाइजेशन का, ये अमेरिका से आता है। इंडिया में भी इतने लोग, वो कहते यूके के कह रहे थे कि इंडिया की कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती, सारे जहां से अच्छा है, हमारे लोगों का जुगाड़ इतना अच्छा है, उनके हाथ में सिर्फ संसाधन देंगे, वो क्या करके दिखाएंगे वो छोटे डोसेज से। तो ऐसा कुछ प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, जुगाड़ करना चाहिए। ये क्या, ये अनुमति नहीं देंगे, उनको इंडेमिटी नहीं देंगे। अभी हाथ में क्या है? अपने हाथ में नहीं है ना, तो इंडेमिटी तो जो कहता है वो जैसा भी करो, अभी वैक्सीन ला दो, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत करो, यही मैं कह रहा हूँ। जी डॉक्टर त्रेहन, इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? मैंने जो एक सवाल आपसे पूछा है कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन कोवैक्सीन है वो तो इंडियन के गवर्नमेंट के पास है, आईसीएमआर ने बनाई, तो उसका भी लाइसेंसिंग दूसरे कंपनीज को देना चाहिए? ने दे दिया ना। अब ये पहली बात तो ये हुई थी कि उस वैक्सीन पे शक था कि ये एक्चुअली ठीक है कि नहीं। अब जैसे प्रूव हुई कि ये ठीक है और काफी लोगों में लग गई, तो सब लोग जूझने लगे कि हाँ कोवैक्सीन को भी जरूरत मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ऑलरेडी 4-5 कंपनीज को लाइसेंस दे दिया है
क्योंकि उसका जो आईपीआर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये तो अच्छी बात करी गवर्नमेंट ने कि ये लंबी सोच थी कि आईपीआर अपने पास रखे कि हम जितने मर्जी लोगों को लाइसेंस करें। अब दो बातें हैं वैक्सीन बनाने में, कुछ जो प्रेपरेटरी मटेरियल है वो बाहर से आता है। बीच में अमेरिका ने थ्रेटन भी किया कि हम नहीं भेजेंगे या कम क्वांटिटी में भेजेंगे, पर वो जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ उसमें आईपीआर को रिलैक्स कर दिया गया है। ये अच्छी बात है, पर ये बात सोचो आप कि देखो एज इंडिया यू हैव टू वर्क एज ए नेशन, यू कैन नॉट बी वर्किंग एज एन इंडिविजुअल। सो जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे वो कंट्री के लिए बनते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बनते। तो इसीलिए जो चर्चा हो रही है और मेरे लर्नर्ड कॉलीग ने ये बोला है कि भाई जो भी कुछ है ले आओ, पर अगर जो अपनी कंट्री को ही बर्बाद कर दोगे, नीलाम कर दोगे किसी को, वो ठीक नहीं है। और ये फाइजर कोई खुदा नहीं है, फाइजर के पास है कितनी वैक्सीन, हिंदुस्तान में तो 6 महीने नहीं चलेगी। तो बहुत सोर्सेज हैं वैक्सीन के। फाइजर को अगर जो नाक से नहीं उतर रही तो हमें उनको बताना चाहिए कि जो रूल हैं कंट्री के, जो सबको अप्लाई होते हैं, वो आपको भी अप्लाई होंगे। नहीं तो ऐसे तो अपनी कंट्री बेच दो आप, उसका क्या फायदा है। तो ये प्राइवेट जो बातें हैं ये इसका प्रोपोर्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इस पे विचार कर रही है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की डिमांड 4 गुना बढ़ गई। लास्ट पीक में मैक्सिमम थी 2500 टन, आज वो 9000 टन पहुंच गई है डिमांड। और उससे सब इस सारी अटेंशन वहां पे है और वैक्सीन पे भी है, हमारी चर्चा हो रही है डे टू डे। तो इसका हल निकलेगा जी। ये जरूर है। इंटरप्शन जो हुई है, चेंज ऑफ स्कीम ने इंटरप्शन करी है, उसमें इसको वापस ऐसे पहलू पे लाना है कि जी डॉक्टर त्रिवेदी, मैं 1 सेकंड रोक रहा हूं आपको। सर देखिए, ये जो वॉर टाइम होता है ना सर, उसमें बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, सोच रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं। नहीं, यहां पे बात सिर्फ फाइजर की पर से नहीं है। किसी भी वैक्सीन को आप स्पुतनिक को लेके आइए, जेएनजे को लेके आइए, इस समय सबसे जरूरी कि हम वैक्सीनेशन बढ़ाएं। हम इस बात में अटके रहे कि नहीं फाइजर बहुत हमसे कड़ी शर्तों पे देना चाहता है, बहुत पैसे लेने देना चाहता है, मैं उसको क्यों बेच दूं। मैं तो कहता हूं कि भारत बायोटेक को 50,000 करोड़ की क्यों नहीं दे दी आपने ऑर्डर। नहीं दी ना ऑर्डर। 28 अप्रैल को आप जागे और आपने 1500 करोड़ का ऑर्डर दिया। आप 30 करोड़ का जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि डबल डोज दे लेंगे, वो कब तक दे पाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोसेस को फास्ट एंड अप करना है, रादर कि हम इस बात में उलझे रहे हैं कि किसकी वैक्सीन में कितने पैसे दें। जी आप तो अपना काम एज जी डॉक्टर अशोक क्वेश्चन उठा रहे हो, पर जी क्वेश्चन का जवाब भी ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। और मैं ये कह रहा हूं कि जो ये स्कीम, मैं तो आप खुद बोल रहा हूं कि ये डिसरप्शन जो हुई है स्कीम में, कि ये 3 में बांटी गई है, इससे जो मतलब अनफोर्सीन कियोस हो गया मार्केट में। अब उसको फिर भी ठीक किया जाना चाहिए जल्द से जल्द, कि वो ऑर्डर आ जाए। हम तो 40 लाख वैक्सीन तक पहुंच गए थे। उसको अगर वैक्सीन और प्रोडक्शन हो रही है तो हम उसको 60 लाख तक पर डे भी पहुंचा सकते थे। किसी कंट्री में इतने 60 लाख 50 लाख पर डे नहीं हुए थे। पर बहुत प्रॉब्लम है कि एक तो हमें वैक्सीन की तादाद बढ़ानी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 18 करोड़ लोगों को ऑलरेडी दे दी है वैक्सीन। पर ये जो डिसरप्शन हुआ है उससे हम सबको तकलीफ हुई है, क्योंकि कोई लोग हैं जिनको एक लग गया है, वो दूसरे की डेट वेट कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रही। जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो कहाँ जाएंगे किसी कंपनी से खरीदने, क्योंकि उनका तो साधन ही नहीं है। जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो अपना करोड़ 2, 4, 5, 10 करोड़ देके अपने पास कॉर्नर कर लेंगे। फिर वहां जो काला बाजारी है वो जी डॉक्टर त्रिवेदी, अब थोड़ा सा वैक्सीन से आगे निकलते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर त्रिवेदी, हमारे आपके बीच में मतभेद नहीं है। मैं भी वही बात कर रहा हूं कि एक सिंगल वैक्सीनेशन पॉलिसी जो जरूरत थी वो नहीं बनाई गई, ये हमें ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। प्राइवेट में लगेगी, किसकी लगेगी, कैसे लगेगी, 17 करोड़ या 18 करोड़ हमने लगा के सर बहुत ज्यादा तीर नहीं मारा। एफिकेसी हमारी रेट नहीं है। 2.5 से 3% लोगों को डबल डोज अब तक हम दे पाए हैं। लेकिन आप जिनसे सीखना चाहते हैं वहां 30% 34% लोगों को डबल डोज लग गई है। तो रादर सीखने के हम अपनी पीठ ठोकते हैं कि हम बहुत एफिकेसी हमारी, हमने 18 करोड़ डोज लगाई। सर इससे बात बनने लगी, 135 करोड़ का देश है। डॉक्टर जैन, आपके यहां भी क्या वैक्सीनेशन को लेकर इतना विचार विमर्श, इतने कंफ्यूजन थे कि कैसे लगाया जाए?
अब मेरे से बात कर रहे हैं अशोक, नीरज भाई? जी जी अशोक जी आपसे। यस, हमारे यहाँ पे वैक्सीन प्रोग्राम बड़ा स्मूथली चला। हमने पहले टारगेट रखा था 1 लाख पर डे, फिर 2 लाख पर डे, और फिर हमने जब देखा कि वेव जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो हमने उसका इंटरवल बढ़ा दिया वैक्सीन का। 4 हफ्ते की जगह 12 हफ्ते कर दिया कि सबसे पहले हम सबको एक एक डोज तो दे दें, एक एक डोज से हम जितने लोगों को बचा सकते हैं। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उसके साथ साथ हमने लॉकडाउन करने में हेजिटेशन नहीं रखा। तो हमारी जो लड़ाई थी यूके में वो एक वैक्सीन के लेवल पे नहीं थी, लॉकडाउन भी साथ चल रहा था, पब्लिक एजुकेशन साथ थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी वेरी क्लियर थी, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगला कदम क्या ले रहे हैं। पब्लिक को ये सारी अवेयरनेस डेली बेसिस पे दी जा रही थी। पब्लिक क्लियर थी, पब्लिक कोऑपरेट कर रही थी। पब्लिक का कोऑपरेट होना ऐसी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट कदम होता है। जो डॉक्टर तेहरान कह रहे हैं कि 2 मीटर की डिस्टेंस, मास्क का यूज करना, ये दोनों भी एज इफेक्टिव एज वैक्सीन। तो पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक को अपनी पॉलिसी समझाना और पब्लिक को उसको कोऑपरेट करना, रादर देन के एकदम से क्रिटिसाइज करें। यहाँ पे एक पॉइंट उठ रहा था अभी कि फाइजर की वैक्सीन आ जाती तो शायद सारी दुनिया चेंज हो जाती इंडिया में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। फाइजर की वैक्सीन को हम अप्रूवल देते तब भी यहीं पे होते हैं अभी भी। हम अपना मैन्युफैक्चर बनाए वो हमारे लिए ज़्यादा फीजेबल है इंडिया के लिए। दूसरा ये अभी एक पॉइंट आया था कि जिनको कोरोना हो चुका उनसे कहे कि आप 3 महीने इंतजार करें। 80% लोगों को तो पता ही नहीं चला कोरोना हुआ नहीं हुआ, वो तो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको कैसे पहचानेंगे? इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, बट जी हमारा मैं बोलूं कुछ? शुरू में बहुत अच्छा था। डिसरप्शन हुआ है, डिसरप्शन को हम मानते हैं, डिसरप्शन को करेक्शन करने की जरूरत है, रादर देन कि उसको ये सोच बैठे कि हम फेल बिल्कुल नहीं हुए। हमने जी 18 लोगों को वैक्सीन दे दी, ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, लेकिन इसको आगे कैसे ये सोचना है। डॉक्टर गोडसे कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर गोडसे, 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण उठे हैं। एक कंफ्यूजन थोड़ा, सर सवाल रख दूं उसके बाद डॉक्टर गोडसे। एक तो ये कि फाइजर पर से कोई बात नहीं है, आप स्पुतनिक ले आइए, आप J&J ले आइए, आप कोई और ले आइए, लेकिन वैक्सीन लाइए एक ये। दूसरा जो बात अभी डॉक्टर अशोक ने कही कि हमको पता ही नहीं किसके लगी वैक्सीन है कि नहीं है, या कौन कोविड पेशेंट था जिसको मैं 3 महीने का इंटरवल दे दूं। इस पर थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताइए डॉक्टर गोडसे, क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल। देखो, जो आपको इम्यूनिटी मिलती है डिसीज की वजह से, उससे ज्यादा इम्यूनिटी वैक्सीन से मिलती है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए अमेरिका में हम कह रहे हैं कि अगर आपको कोविड हुआ भी है तो कोविड का आइसोलेशन खत्म होने के बाद वैक्सीन ले लो। इंडिया में भी ऐसा कहना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास डोसेस कम है। तो अगर आपको सप्लाई बढ़ाना है तो डिमांड कम करनी चाहिए। तो लोगों को बोल सकते हैं कि अभी आपको कोविड हुआ है तो वैक्सीन मत ले लो। वो कह रहे थे कि पता नहीं चलेगा। एक फिंगर स्टिक टेस्टिंग होता है, 97% एक्यूरेट है। वो फिंगर स्टिक में एक खून का ड्रॉप ले लिया, वो डाल दिया तो आपका एंटीबॉडी लेवल है या नहीं, बाइनरी रिजल्ट, यस और नो। एक स्टेडियम में 5 गेट बिठा दे, ये 5 मशीन लगा दिए, एक फिंगर स्टिक के टेस्ट कर दिया, वो रिजल्ट आने में 60 सेकंड लगते हैं। अगर आपके एंटीबॉडी पॉजिटिव है, इसका मतलब कोरोना हुआ था, क्योंकि नोवेल वायरस है, आप वही पतली गली से निकल गए। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो आप अंदर आके वैक्सीन ले ली। ये जो एंटीबॉडी फिंगर स्टिक टेस्टिंग का, मैं कंपनी के साथ बात कर रहा था, अमेरिकन पिट्सबर्ग की बड़ी कंपनी है, उन्होंने अप्लाई किया है इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट सोच रहे हैं, 10 महीने हो गए, 10 महीने सोच रहे। रणनीति रण के पहले बनती है। मैं अर्जुन से भी बहुत नाखुश था, पहले दिन पे गीता सुन रहा था। अभी गीता क्यों सुन रहा है? पहले दिन पे उठाओ धनुष और चलाओ तीर, ये रणनीति। और ये जो फाइजर, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, फाइजर एकदम एरोगेंट लोग है, यहाँ किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमको पता था ना वो कैसे है। तो 5-6 महीने पहले ये बनना चाहिए ना, फाइजर और मॉडर्ना को आपस में झुंझाओ ना। ये कौन कह रहा है कि फाइजर जो कहेगा वो आपको सुनना पड़ेगा? ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्यूरवैक करके कंपनी है जर्मनी में, वो भी सेम टेक्नोलॉजी फाइजर और मॉडर्ना से mRNA वैक्सीन बना रहे हैं। उनके साथ बात करो, ये तीनों को आपस में जगाओ। एक क्विकली प्राइवेटाइजेशन की बात कहूंगा, ये जो सब ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है ना, जो सिलेंडर लो के दौड़ रहे हैं बेचारे, 1980s में यूएस में एक सडनली रूल आया कि आपको पैसा उतना ही मिलेगा पेशेंट का ऑक्सीजन रिफिल करने को सिलेंडर में। तो ये लोग इतने घबरा गए, अपने पैसे डूब जाएंगे,
इसलिए उन्होंने हवा से ऑक्सीजन निकालना चालू किया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। दैट वाज 41 इयर्स अगो। दिस हैपेंड क्योंकि उनको लगा उनके थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन में बार बार कह रहा हूं, ये रणनीति वगैरह वो सब। और दूसरा एक बात मैं अच्छी कहूंगा कि हम लोग हमेशा देखते हैं परसेंटेज क्या है, सिर्फ 2% हो गया, 3%। वो परसेंटेज ठीक है यार, लेकिन 18 करोड़ बड़ा नंबर है, गुड नंबर। वेरी गुड जॉब इंडिया, ऐसा ही चालू रखो। 18 करोड़ इज अ वेरी 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 गुड नंबर। सो कभी कभी ऐसा देख के सोचना भी चाहिए कि अच्छा किया है। 18 करोड़ इज अ वेरी गुड नंबर, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन और फास्ट कर सकते हैं। जी अच्छा, वैक्सीन वाला मामला खत्म करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है जिस पे डॉक्टर त्रेन आपका भी जवाब मुझे चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन का कॉकटेल भी करना चाहिए तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे एक डोज आपने अगर कोविशील्ड की लगवाई तो दूसरी डोज आप कोवैक्सीन की लगवा सकते हैं या स्पुतनिक की लगा सकते हैं। क्या ये हो सकता है क्या? पहले डॉक्टर त्रेन आप बताइए। देखो ऐसा है कि ये स्टडीज चल रही है, अब स्टडीज का रिजल्ट आ जाएगा और कन्विंसिंगली आ जाएगा तो ये अच्छी बात है। ये किसी ने नहीं बोला, हम भी सोच रहे हैं कि जैसे कईयों को 2 डोज के बाद भी एंटीबॉडीज नहीं बनी, अब उनको तीसरा डोज लगना चाहिए कि किसी और वैक्सीन का डोज लगना चाहिए। ये सब स्टडीज हो रही हैं। अभी आने वाले 4-6 हफ्ते में इसके रिजल्ट्स निकल आएंगे तो वी कैन गो फ्रॉम दैट कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। अगर जो सेफ है तो करना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब नई नई वैक्सीन भी आ रही है ना, आप देखोगे स्पुतनिक ने बोला कि हमारी सिंगल डोज भी आ रही है। जॉनसन एंड जॉनसन ऑलरेडी सिंगल डोज है, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। तो एक बात सोचनी है हमें कि जहां जहां से रिजर्वॉयर मिल सकता है जो सेफ है, जिसकी एफिकेसी 70-75% से ऊपर है, उस वैक्सीन को हमें जितनी जल्दी एक्सेस कर सकते हैं जहां कहीं भी हो दुनिया में। क्योंकि जैसे बोला गया कि आज एक उद्योगपति है जिसने कहा कि मेरा प्लांट चल रहा है, अगर जो मेरे बीमार होते हैं तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस ना मुझे ही नहीं होता, उन लोगों का होता है और कंट्री का होता है। तो मुझे परमिशन दी जाए कि अगर जो मैं वैक्सीन ला सकता हूं कहीं से और मैं अपने लोगों को लगा दूं कि मेरी फैक्ट्री ठीक चलती रहे, तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये इनोवेटिव टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। मेरा तो कहना ये है कि देखो हिंदुस्तान, मैं अमेरिका 20 साल रह के आया हूं, मैंने भी हर तरीके की वहां पे लाइफ देखी है, पर हिंदुस्तान अपने दिल से नहीं गया और कभी हिंदुस्तान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो कोई भी आए, चाहे किस वजह से आए, अपना सिर नहीं झुकाना है कि जी हाँ आप हमारा हमें चाहिए, ये नहीं करना चाहता मैं ये कह रहा हूं आप खड़े हो, अपने रूल्स अपनी वैल्यूज को सामने रखो और तरीके ढूंढो कि जो हिंदुस्तान की जनता है इसको राहत मिले जल्दी से जल्दी। कहीं से भी मिले वैक्सीन हमें लेनी चाहिए, किसी प्राइस पे भी मिले लेनी चाहिए, क्योंकि जिसको जो चाहिए होगी वो कॉस्ट पे करेगा तो ठीक है। क्योंकि हमें कंट्री बर्डन कम करना है, ये बात याद रखो कि एक कहावत है, नोबडी इज सेफ टिल एवरीबॉडी इज सेफ। ये वर्ल्ड की बात है, क्योंकि आप अपनी कंट्री सेव कर लिया है, जिस दिन खुल गई 10 जने आ गए नया वायरस लेके, आप उसी हालत में पहुंच जाओगे। अब ये जो नई वेव चली है कहां से आई? ये यूके वायरस से आई है, जो यूके में चला। यूके से आना जाना बहुत ज्यादा है। और यार मुंबई और दिल्ली में आग क्यों लगी? इसीलिए लगी कि लोग जो आए वहां से वो म्यूटेंट वायरस लेके आए, यहाँ फैल गया। अब इंडिया का वायरस बन रहा है, अब उससे और लोगों को एग्जैक्टली सर जी मैं कह रहा हूं ये वर्ल्ड इज वन, किसी ने बोला भी है जी, बिल्कुल डर लगेगा। और इसी को रोकने की कोशिश है सर, बिल्कुल आप सही करें, इसी को रोकने की कोशिश है। लेकिन सप्लाई कम है तो डिमांड कम करनी पड़ेगी, ये है असली मंत्र जिस पे हमें काम करना चाहिए। एक क्विक रिमार्क सर, गोडसे जी आप बताइए, कॉकटेल वाली वैक्सीन का प्रयोग भी करना चाहिए? 3 चीजें क्विकली कहूंगा। कॉकटेल की स्टडी चालू है इंग्लैंड में, 12 से लोगों का एनरोलमेंट हो चुका है। इंडिया में स्टडी नहीं चालू है, वो रिजल्ट आएंगे जुलाई में। जुलाई में इंडियन रिजल्ट आने के बाद इंडिया कहेगा इंडिया के स्टडीज कहाँ है। अभी करो इंडिया के स्टडीज। यूएस के जो चालू है 1200 लोग, उनमें से इंडियन सबसेट बना दो। दूसरी बात उन्होंने डॉक्टर ने कही कि इंडिया किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। कौन सर झुकाने की बात कर रहा है? भारत माता तो महान है, सर सलामत तो पगड़ी 50।
अभी इतनी बीती है ये कि होशियारी के चिन्ह दिख रहे हैं आपको, कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अभी जो हाथ में आया करो। तीसरी बात उन्होंने कही 70 to 75% प्रभावी वैक्सीन। ये क्या भ्रामक, ये कहां से नंबर निकाल रहे हैं? 70 to 75%। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बेंचमार्क इज 50%। फ्लू वैक्सीन इज 35 to 40% इफेक्टिव, फिर भी हर साल लेते हैं। कोविशील्ड के जो डोज 4 हफ्तों के फासले से लिए उसका एफिकेसी है 55.1%। तो ये 70-75% वैक्सीन एफिकेसी की बात कहां से आ रही है? और एक क्विकली बात कहूंगा, वो सबसे अहम है, लोगों को माननी चाहिए कि आप एक 60% प्रभावी वैक्सीन लेते हो, आपको कोविड कहां से मिलेगा? आपके दोस्तों से ही मिलेगा ना। अगर आपके 100 दोस्तों का एक ग्रुप है और सारे के 100 लोगों ने ले ली है, तो आपका एक्सपोजर भी 60% से कम हो जाएगा। तो आपका एक्सपोजर रिस्क रहेगा ओनली 40%, उसमें आपको 60% निजी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो 60% वैक्सीन 84% प्रभावी हो गई अगर सब लोगों ने ले लिया। तो ऐसा सब लोगों ने लेना चाहिए। फाइजर के सामने सर झुकाने की भारत माता क्यों किसके सामने सर झुकाएगी? लेकिन अभी वैक्सीन है तो जल्दी ले लो, ये फैसले में टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मैं क्विक ब्रेक लेता हूं यहाँ से, बहुत छोटा सा ब्रेक है, कुछ सेकंड्स का। लौट के आते हैं तो थोड़ा सा वैक्सीन से बाहर निकल के जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं इस दौर में, इंटरमीडिएट वैक्सीन से पहले और बीमारी के दौरान, उसको भी थोड़ा सा चर्चा में लाते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है कि कैसे वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए और जो इस समय परिस्थिति है उससे कैसे तेजी से निपटा जाए, जिससे हम इस पैंडेमिक की सेकंड वेव को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सके। तो तजुर्बे के लिए, जानने के लिए कि दूसरे देशों में लोगों ने कैसे इसको किया, 2 देशों के हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, यूके के और यूएस के। तो अभी हमने इससे पहले वैक्सीन पे बड़ी विस्तार से चर्चा की, कौन सी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कितनी जल्दी लेनी चाहिए। अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट, जो इस समय बहुत मुश्किल का दौर है सभी के लिए, कि अगर कोई बीमार हो गया तो बहुत बहुत दवाएं लेती है। डॉक्टर गोडसे, संक्षेप में बताइएगा, आप लोग भी और जैन साहब आप भी, अशोक जी आप भी, हमारे यहाँ जो बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, रेमडेसिविर भी है, आइवरमेक्टिन भी है, और फेविप्लू भी है, जिंकोविट भी है, तरह तरह की बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक करने में। HCQC भी दे रहे हैं यहाँ पे। अमेरिका में कैसे ट्रीट करते हैं? मान लीजिए किसी को हो ही गया कोविड और अस्पताल चला गया, तो उसको क्या दवाएं देते हैं आप लोग? कोई मतलब अर्ली स्टेज में एकदम सिंपल है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, मैं मेरे सारे पेशेंट को अप्लाई करता हूँ। इंडिया ने मोनोक्लोनल को अप्रूवल दे दिया है। मेरे जहन में एक आइडिया है, वो आइडिया यूज किया मोनोक्लोनल के लिए, तो ये 3 हफ्ते में मैं पैंडेमिक खत्म करके हम दे सकते हैं। एकदम सिंपल है। वेरी सिंपली बताऊं कि कोविड में जब आपको वायरस का अटैक होता है, पहले 8-9 दिन बॉडी उसको फाइट करने का ट्राई करती है। 8वें-9वें दिन जब बॉडी हार जाती है, तब इम्यून का बाढ़ आता है, इम्यून स्टॉर्म, और तब बाढ़ में बॉडी को भी बहुत तकलीफ होती है, शायद बॉडी मर भी सकती है। ये एकदम सिंपल है। वायरस ब्लॉक करने के लिए पहले 8-9 दिन में हमारे पास कोई अप्रूव्ड मेडिकेशन नहीं है। फाविपिराविर, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, कुछ भी यूज के हमारे यहाँ तो स्टडीज कुछ नहीं है उसके, तो हम कुछ नहीं करते। आप घर पे रहो, सिंगल ब्रेथ काउंट मॉनिटर करो, लंबी सांस ले लो, और एक सांस में कितने अंग गिन सकते हैं वो आपका लंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहो। लेकिन हमारे यहाँ बेड का प्रॉब्लम तो नहीं है। इंडिया में लोग डर के मारे बेड पकड़ लेते हैं और बेड और कम हो जाते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है, दैट मीन्स बॉडी इज लूजिंग द फाइट 8-9 दिन बाद, तो स्टीरॉयड सिर्फ एक ही डोज में यूज करने हैं, डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम और इक्विवेलेंट, वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए। ज्यादा इस्तेमाल किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको जल्दी स्टीरॉयड इस्तेमाल करने हो तो 7 दिन तक रुकना चाहिए सिम्टम ऑनसेट के बाद। अगर आप मॉडरेट हाइपोक्सिया से अस्पताल में जाते हो, प्लाज्मा इतना चलता नहीं है। ओनली मेडिसिन दैट वर्क्स अपार्ट फ्रॉम स्टीरॉयड इज रेमडेसिविर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि रेमडेसिविर चलता नहीं। यूएस में अच्छा चलता है, मेरे सब पेशेंट्स पे चलता है। सिर्फ 5 दिन यूज करना है, ऑक्सीजन लगने के बाद और वेंटिलेटर के पहले। अगर इंडिया में लोगों को कॉन्फिडेंटली बोल दे कि रेमडेसिविर सिर्फ 5 दिन यूज करना है, तो लोग ये 7-8 दिन का वो कोई उसमें मायना नहीं है। अगर इम्यून स्टॉर्म आता है तो टोसिलीजुमैब यूज करते हैं, वो भी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर ने दिया तो, नहीं तो उसका कॉफी प्रॉब्लम है। इसके बगैर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाइपोक्सिया होने के बाद स्टीरॉयड, मे बी रेमडेसिविर,
बाढ़ आया तो अच्छे हॉस्पिटल में टोसिलिजुमैब, इतना ही ट्रीटमेंट है। अर्ली स्टेज में हम लोग मोनोक्लोनल यूज करते हैं। अगर भारत का मृत्यु दर सबसे सारे जहां से अच्छा है, तो अगर आपको किसी पेशेंट को कोविड होता है तो उसको आंख में आंख डाल के कहिए, भाई साहब या बहना जी, आप 99 से ज्यादा फीसद ठीक होने वाले हैं। 9 दिन के बाद पैंडेमिक का आपके लिए दी एंड हो जाएगा। आपको 9 दिन बरामद रखना है। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो काफी महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, लेकिन ऐसा अमीर गरीब कुछ नहीं है इसमें। कोई अमीर आदमी है जो कोविड पॉजिटिव आता है, उसको लगता है मुझे बेड नहीं मिलेगा, तो वो बेड पकड़ लेता है, तो बाकी लोगों को बेड नहीं मिलता। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विद इन 10 डेज लगाया और हाइपोक्सिया होने के पहले लगाया, तो ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा इफेक्टिव है। कोविड को 1 घंटे में मात कर देता है। और जब ये खुशी की लहर दौड़ जाएगी इंडिया में कि ऐसा मोनोक्लोनल अवेलेबल है जिस कोविड को 1 घंटे में खत्म कर सकता है, अर्ली दे दिया, उसका अच्छे इस्तेमाल किया, तो ये पैंडेमिक का दी एंड हो गया, समझ लो। ये आप लोग कब से इस्तेमाल कर रही है मोनोक्लोनल जो प्यूरिफाइड प्लाज्मा है, कब से इस्तेमाल कर रही है? देखो मोनोक्लोनल आप क्या स्मार्ट हो यार, मतलब एकदम परफेक्ट आपने मोनोक्लोनल का डिस्क्रिप्शन दे दिया। प्यूरिफाइड प्लाज्मा, ये प्लाज्मा निकाल के प्यूरिफाई करके इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया। हमारे साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे, आप 2 मिनट में समझ गए। प्यूरिफाइड प्लाज्मा अक्टूबर में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प को हुआ था कोविड, तब उनको रेजन को मिला था, तभी अमेरिका में उसको मान्यता नहीं थी। नवंबर में उसको मान्यता मिल गई। सो अमेरिका में 6-7 महीने से है। दूसरी लहर में इतना यूज नहीं किया था जितना मेरे ख्याल से करना चाहिए था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, RT-PCR टेस्टिंग है, वो आने के पहले उसको हम लोग प्लाज्मा नहीं मोनोक्लोनल नहीं चढ़ा सकते। और जब वेव आती है तब RT-PCR का रिजल्ट आने में ही 3-4 दिन जाते हैं, और तब तक वो विंडो बंद हो चुकी होती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं मेरे सब पेशेंट को जहां पे टेस्टिंग होती है वहां पे मोनोक्लोनल चढ़ता है, तो पेशेंट ER जाता है, उसका अगर हाई रिस्क हो तो उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं, RT-PCR अर्जेंटली रिजल्ट आता है आधे घंटे में, उसी को उसको मोनोक्लोनल चढ़ा दिया और ठीक करके घर ही भेज दिया। तो ऐसा अगर 10,000 पेशेंट को भी हमने दिया जी, तो ये जो 10,000 पेशेंट पूरे 3-4 हफ्तों के लिए आगे इंडिया के बेड और ऑक्सीजन पकड़ने वाले थे, वो लोग वैसे के वैसे ठीक हो जाएंगे। ये एकदम सिंपल बात जी है, बहुत जी। अच्छा डॉक्टर है। गुड से एक क्विक कमेंट अशोक जी से ले सकता हूं। अशोक जी, ब्रिटेन में क्या है ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, संक्षेप में बताइए, आपके यहाँ क्या क्या करते हैं? या मैं आपको पहले इसको सिंपल समझा देता हूँ, क्योंकि हो ये रहा है कि एक वायरस है पूरी दुनिया में, एक डिजीज है, और वी नीड ए वन प्रोटोकॉल। एक बीमारी का वर्ल्ड वाइड एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब हो ये रहा है कि कट एंड पेस्ट, मरीज के लिए नर्स भी, डॉक्टर्स भी, क्वेक, सब लोग एक प्रिस्क्रिप्शन निकाल देते हैं 10-10 दवाई का, उसका नाम रख दिया कोरोनल किट ले लो यहाँ से। पहले 5 दिन ये वायरस मल्टीप्लाई करता है, 80% लोगों में 5 दिन में खत्म हो जाता है। लो ग्रेड का बुखार होता है, यूके में सबको कहते हैं घर पे रहे, पैरासीटामोल लें आप 5 दिन तक। उसके बाद में सिम्टम्स आपके कंटिन्यू है या बुखार आपका तेज हुआ, लगता है कि आपके सांस को अफेक्ट कर रहा है, तो दूसरा स्टेज शुरू होता है। दूसरे स्टेज में ये होता है कि आपका फेफड़ा इफेक्ट हुआ, ऑक्सीजन की जरूरत है या साइटोकाइन स्टॉर्म को सप्रेस करने की जरूरत है। वहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हर कंट्री में नहीं है अभी तक। स्टेरॉइड टेस्टेड है। पहले ये था कि स्टेरॉइड टेस्ट हुआ था वो उन लोगों में टेस्ट हुआ था जो कि ऑक्सीजन पे थे, वेंटिलेटर पे थे, रिकवरी ट्रायल इन पेशेंट में हुआ था, कम्युनिटी में नहीं हुआ था। उसके बाद वेव इंडिया में आ गया था। इंडिया में ट्रायल होना चाहिए था कम्युनिटी में, कि जैसे ये फेफड़े को टच करता है उस समय स्टेरॉइड देने के एडवांटेज है या नहीं है। इंडिया में आज 90% डॉक्टर्स स्टेरॉइड को यूज कर रहे हैं, और पहली वेव में कम मोर्टेलिटी का मैक्सिमम कारण जो था, इंडियन डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड को यूज किया। हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड बहुत सस्ती दवा हमारे पास है। अगर हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर दें कब यूज करना, किस डोज में यूज करना, कितने ड्यूरेशन में यूज करना, ये हमारे लिए सबसे सस्ती दवा है इंडिया में। दूसरा ऑक्सीजन जी, इसकी है दूसरे फेज में केवल 2 ही दवा है, एक ऑक्सीजन, एक जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे या इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर दे।
कोई भी डेथ अभी तक दुनिया में वायरस से नहीं हुई है। हम पीछे दौड़ रहे वायरस के, एंटीवायरल्स, रेमडेसिविर, इन्वर्मेक्टिन। वायरस से कोई डेथ नहीं हो रही है, डेथ हो रही है ऑटोइम्यून हाइपर एक्टिविटी से। हमारा ही नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो रहा है, हमारा ही सिस्टम ओवर एक्टिव होकर हमें ही डैमेज कर रहा है। उसको सप्रेस करना है। उसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। अमेरिका में अभी तक ये यूरोप में या पूरे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज नहीं हो रहा इस तरीके से। जैसे ये बता रहे हैं कि एक मैजिक दवा है, सिंपल है, कोई भी ले लें। अभी तक स्टेरॉइड ही मैजिक दवा है पूरे वर्ल्ड में जो मैक्सिमम यूज हो रहा है सेकंड पार्ट में। जी डॉक्टर त्रेहन सर, अपने यहाँ तो बहुत सारी दवाएं लोग खा रहे हैं। इवन आरटीपीसीआर में सिम्टम आते ही घर में ही वो पर्चा व्हाट्सएप पे आ जाता है कि आइवरमेक्टिन खाइए, फेविप्रू खाइए, जिंक, मतलब एक 10-12 सुबह नाश्ते में एकदम एक बाउल भर के टैबलेट्स हो जाती हैं सर। ये बात सही है कि जो एंटीवायरल्स हम शुरू में यूज कर रहे हैं उसकी कोई एफिकेसी या उसका रिस्पांस की कोई सर्टेनिटी नहीं है। पर ये जरूर है कि एक जिसको हुआ है वायरस उसको ये लगता है और रिलीफ है कि भाई मुझे कुछ फायदा हो रहा है। अब ये भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि कुछ स्टडीज हुई हैं फेविप्रू के ऊपर जो कहती हैं कि कोई लिमिटेड इसका बेनिफिट है। ओके, पर दूसरी बात ये जो बात चल रही है वो रेमडेसिविर के ऊपर चल रही है। ये जरूर है कि अगर जो आपके लंग्स के ऊपर पैचेस आ रहे हैं तो उसको उस टाइम जैसे 5 to 7 डेज के बाद एक 5 डे कोर्स देने से ये जरूर स्टडीज ने शो किया था कि हॉस्पिटलाइजेशन 4-5 दिन कम हो जाती है इन पीपल हु वर गिवन रेमडेसिविर एट द राइट टाइम। तो सबको जरूरत नहीं है, उन्हीं को जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वायरल लोड बहुत बढ़ गया है और उससे ये संभावना है कि ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म की बातें हो रही हैं उसको स्टाइमी करने के लिए इस रेमडेसिविर को यूज किया जाए फॉर 5 डेज। एंड इंडिया में प्रोटोकॉल 5 डेज ही है और उससे कुछ शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे हो सकता है। मोर्टेलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनको वैसे रेमडेसिविर मिली कि नहीं मिली उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये स्टडीज ने बहुत स्पष्ट कर दिया था। तो इसीलिए रेमडेसिविर हम यूज करते हैं उचित केसेस में और 5 डेज का डोज देते हैं। तो ये हर एक के लिए ये उचित नहीं है, हर एक को जरूरत नहीं है। तो ये जैसे पब्लिक में ये पैनिक फैला तो लोगों ने घर पे खरीद के रखनी शुरू कर दी तो उससे शॉर्टेज भी हुई और लोगों का नुकसान भी हुआ। अब बात आई जो रीजेनरॉन की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं यूएस से खास करके क्योंकि वहीं पे स्टडीज हुई है, इसका कोई डेफिनेट बेनिफिट लगता है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इसकी अवेलेबिलिटी राइट नाउ और दूसरा इसकी कॉस्ट। सो इसकी कॉस्ट अगर जो हम देखेंगे 30-40 हजार रुपया होगी, पर वो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है। बट अगर जो वो आपको हॉस्पिटल से बाहर रख सकती है तो उसको हम वे करेंगे। तो हॉस्पिटल में अगर जो जाना पड़ा तो उसकी कॉस्ट यकीनन ज्यादा होगी। तो इसीलिए इसका फायदा अभी हमें इट्स टू अर्ली टू से फॉर इंडिया कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बट रीजेनरॉन को की जो एंटीबॉडीज है उनको अप्रूव कर दिया गया है। अब देखना ये है कि कब आएगी, कब क्या उसकी कॉस्ट होगी और क्या उसकी जल्द से जल्द हम स्टडीज करेंगे तो क्या उसका फायदा हुआ है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो बताई गई एग्जैक्टली शायद हिंदुस्तान में कोई चल रही है। ये जरूर है जी सर, समय एकदम खत्म हो रहा, शो रैप करने का समय मेरा। अच्छा ओके, कि बहुत सारी चीजें अभी डॉक्टर साहब ने रखी। दवा को लेकर के आप लोग खुद डॉक्टर ना बने, एक तो ये इसका कंसेंसस है कि दवा डॉक्टर की ही सलाह पे ले जो भी वो देंगे, और दूसरा मैक्सिमम वैक्सीनेशन होना चाहिए। वही एक आपके पास अंतिम रास्ता है क्योंकि उसके सिवा कोई चारा नहीं है आपके पास। 2 रास्ते हैं, आप वैक्सीन लगवाइए या वायरस से मिलिए। तो वैक्सीन वाला ज़्यादा इजी वे है और इसी को एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। शो खत्म करूँ उससे पहले डॉक्टर गोडसे जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो 2 लाइन में इसको समअप कर दीजिए, कोई शेर सुना दीजिए। आप तो शेर के जरिए भी ये बात कह देते हैं तो थोड़ा माहौल हल्का हो जाए, लोग को अच्छा लगे कि भाई परिस्थिति में हम हैं इस समय। डॉक्टर गोडसे। न पा लेना तेरा आसान, न खो देना तुझको मुमकिन। मुसीबत में ये जाने मुब्तला यूं भी है और यूं भी।
हर्ष हो क्या एंड उम्मीद से होना चाहिए। हमारे जो पुराने कॉमन कोल्ड वायरस है उसके वजह से हमको क्रॉस इम्यूनिटी मिल रही है, ऐसा मेरा मानना है और वो सही साबित होगा भविष्य में। इंडियन लोगों का हर्ड इम्यूनिटी का वो जो थ्रेशोल्ड है दिल्ली जो वो बहुत कम होगी। 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं, उसके पीछे छुपे और कई लाखों लोग हैं, सब ठीक हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पैंडेमिक हम लोग जितना सोच रहे हैं उससे कई जल्दी खत्म हो जाएगा। डरने की बात नहीं है, जल्दी खत्म हो रहा है सब। डरिए की बात नहीं है, हिम्मत रखिए, मास्क लगाए रखिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए और कोशिश करिए कि घर पे ही रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।